Assalamu alaikum. Today we are going to start the next chapter, chapter number 51, receptor and neural function of retina. ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर सिलेबस में नहीं है, जितना सिलेबस में इंक्लूडेड है हम उतना ही करेंगे. ठीक है, वही टॉपिक्स करेंगे. So first topic is the anatomy and function of the structural elements of retina. If you know about retina, तो retina क्या है? Posterior most portion of the eye है. ठीक है, और ये बेसिकली जो आई की 3 लेयर्स होती हैं, स्क्लीरा, कोरॉइड एंड रेटिना. इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट और पोस्टीरियर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, जो कि यहाँ पर आपको येलो कलर में नजर आ रही है, जो ये पोस्टीरियर मोस्ट लेयर है. और इसके एक्सॉन्स, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, उनके एक्सॉन्स जब मिलते हैं तो वो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक है एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ रेटिना. ठीक है, एनाटमी यू हैव स्टडीड इट इन एनाटमी के. इसमें 10 लेयर्स होती हैं. वो कौन कौन सी 10 लेयर्स होती हैं, उनमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप एनाटमी में भी पढ़ चुके होंगे, हिस्टोलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे. ठीक है, अगर मैं इसकी एक बार रिवीजन करवा दूं तो वो क्या होगी? सबसे पहले हमारे पास जो लेयर होती है ना, दैट इज द पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना. रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, मेलानिन होती है, मेलानोसाइट्स होते हैं. ठीक है, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है. उसके बाद हमारे पास आती है फोटो रिसेप्टर लेयर, जिसके अंदर हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स के 2 सेगमेंट्स होते हैं. एक आउटर सेगमेंट होता है, एक इनर सेगमेंट होता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से. तो इनका जो आउटर सेगमेंट होता है ना, जो हमारे पास ये आउटर साइड है, क्योंकि यहाँ पर ये कोरॉइड और स्क्लेरा के साथ कंटिन्यू होगी, और ये इनर साइड है. ठीक है, जो विट्रस बॉडी की तरफ फेस कर रही होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये आउटर साइड पर प्रेजेंट होते हैं. जो आउटर सेगमेंट, तो वो पिगमेंट लेयर के साथ अटैच्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन. आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन सेपरेट करी होती है हमारे पास आउटर और इनर सेगमेंट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स. उसके बाद आती है आउटर न्यूक्लियर लेयर, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियाई सेल बॉडीज होते हैं एक्चुअली रॉड्स एंड कोन्स के. उसके बाद आती है आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, जो साइनेप्टिक लेयर होती है, जिसमें जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो साइनेप्स बना रहे होते हैं विद द बाइपोलर सेल्स. बाइपोलर सेल्स सेकंड लेयर ऑफ सेल्स है. ठीक है, और या फिर हॉरिजॉन्टल सेल्स के साथ हॉरिजॉन्टल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स में आते हैं. उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर में बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियाई आ जाते हैं. इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में फिर बाइपोलर सेल्स गैंग्लियन सेल्स के साथ साइनेप्स बना रहे होते हैं. उसके बाद गैंग्लियन सेल लेयर में गैंग्लियन सेल्स की सेल बॉडीज आ जाती हैं. एंड सेकंड लास्ट पर हमारे पास स्ट्रेटम ऑप्टिकम, जहां पर गैंग्लियन सेल के एक्सॉन्स ऑप्टिक नर्व के तौर पर कंटिन्यू हो रहे होते हैं, ऑप्टिक नर्व की तरफ जा रहे होते हैं. लास्ट इज द इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो इनर मोस्ट साइड पर एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन. तो ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है रेटिना की. उसके बाद अगर हम और आए अंदर रेटिना के, तो हमारे पास रेटिना के ऊपर लाइट फॉल करती है, इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, और वो इमेज का सिग्नल जाता है हमारे पास ब्रेन के पास. रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि लाइट को सेंस करते हैं, उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो ब्रेन की तरफ मैसेज सेंड कर देते हैं. तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेटिना. उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर इस पेज में लिखा हुआ है कि फोवियल रीजन ऑफ रेटिना. फोवियल रीजन क्या होता है? रेटिना के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन के साथ, सबसे हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी के साथ जो है वो इमेज बन रही होती है. ठीक है, नॉर्मली यू नो के 10 लेयर्स क्रॉस करके लाइट फोटो रिसेप्टर्स पर फॉल करेगी, फिर वो एक दूसरे को इनर्वेट करेंगे, और फिर अल्टीमेटली एक्सॉन के तौर पर जो है वो सिग्नल जाएगा ऑप्टिक नर्व के पास. ठीक है, लेकिन एक पॉइंट होता है कि जैसे अब ये वाली हमारे पास रेटिना है, तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये एक रेटिनल साइड है कि ये साइड है. यहाँ से जो गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन निकल रहे हैं, वो सारे इकट्ठे होकर इधर से अंदर जा रहे हैं. फिर यहाँ से भी जितने भी एक्सॉन निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो सारे जमा होकर जो है वो यहाँ से अंदर जा रहे हैं. यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर हमारे पास बेंडिंग हो रही होती है, और सारे जो राइट और लेफ्ट साइड पर बेंडिंग हो जाती है, बीच से ना सारी लेयर्स डिसअपीयर हो जाती हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है. ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट फोटो रिसेप्टर लेयर होती है. तो यहाँ पर जब लाइट फॉल करती है ना, तो वो डायरेक्ट फोटो रिसेप्टर्स पर फॉल करती है, और इमेज क्वालिटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी होती है. इस रीजन को हम कहते हैं फोविया सेंट्रालिस. ठीक है, दिस इज द फोविया सेंट्रालिस. दैट्स वाई इस पर हाईएस्ट एक्टिविटी की इमेज बनती है, और इट इज़ रिच इन कॉन्स. यू कैन सी कि यहाँ पर कॉन्स की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है. रॉड्स इसकी पेरिफेरी में 1-2 पड़े हुए हैं, वरना ये पूरी फोविया सेंट्रालिस पर सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें पढ़ने वाली बात है, ये सारा पैराग्राफ आपको पता है. अब ये सारा कुछ रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में लिखा है, ये हम इस डायग्राम से समझेंगे. ये आपके पास एक रॉड बना हुआ है, स्ट्रक्चरली ये दोनों सेम होते हैं, बस इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसकी टिप रॉड शेप्ड है, तो कॉन्स की कॉन शेप्ड होगी. ठीक है, एक ये डिफरेंस है, और इसके अंदर जो पिगमेंट होता है, जो कि सेंस करता है लाइट रेस को और कन्वर्ट करता है नर्व इंपल्स में, उसका डिफरेंस होता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअली रॉड्स एंड कॉन्स के 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली. दिस इज द आउटर सेगमेंट. ठीक है, एक इनर सेगमेंट है, न्यूक्लियस है, और साइनेप्टिक बॉडी है. तो ये जी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं हमारे पास दोनों फोटो रिसेप्टर्स के. अब इसमें से जो आउटर सेगमेंट है, आउटर सेगमेंट के अंदर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स की वजह से मेम्ब्रेन शेल्स बन जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं. इन मेम्ब्रेन शेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर
हमारे पास प्रेजेंट होता है हमारा विजुअल पिगमेंट, जिसे रॉड के केस में रोडोप्सिन और ऑप्सिन फोटोऑप्सिन कहते हैं इन केस ऑफ कोन्स। वो हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होता है एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो इनर सेगमेंट है उसके अंदर सारी मेटाबॉलिक मशीनरी है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन कर रही है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उसमें राइबोसोम्स हैं जो इन्फोटॉक्सिन्स को बना रहे हैं। सारी मेटाबॉलिक मशीनरी मींस इनर सेगमेंट में। देन हमारे पास आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा है सेल का। और उसके बाद है साइनेप्टिक बॉडी, साइनेप्टिक बॉडी मेक साइनेप्स विद द डेंड्राइट्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स। ठीक है, जो कि हमारे पास रेटिना में नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स बना रहे होते हैं। और ये आपको नजर आ रहा है इनर सेगमेंट और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होती है आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है रॉड्स एंड कोन्स का, और इस पूरे पैराग्राफ में हमारे पास यही डिटेल्स लिखी हुई हैं हर सेगमेंट की। उसके बाद ये आपको दोनों कॉन्स और नॉड्स में मेम्ब्रेन शेल्स नजर आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना क्या है, पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो सबसे फर्स्ट लेयर जो हमने यहाँ पर बिल्कुल वेरी फर्स्ट डायग्राम के अंदर पढ़ी थी, जो कि ये आपको बिल्कुल टॉप पर नजर आ रही है, ये वाली विजुअल पिगमेंट सॉरी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। और इसका फंक्शन क्या है कि क्या करती है हमारे पास, ये बेसिकली लाइट को एक तो उसकी एब्जॉर्प्शन करती है। लाइट अगर ये ना होती तो लाइट पूरे रेटिना में स्कैटर्ड हो जाती है और पता नहीं चलता कि फोकल पॉइंट क्या है, फोकस क्या है। तो ये उसको हमारे पास स्कैटर होने से बचाती है, एक फोकस पॉइंट पर लाइट को लेकर आती है और एक्सेसिव लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आप देखें कि जो एल्बिनिज्म के पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेलानिन नहीं होता, उनके अंदर कलर विजन का और हमारे पास इनफैक्ट लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। वो देख नहीं सकते प्रॉपर्ली इन लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट उनकी आइज़ में जाकर स्कैटर्ड हो जाती है और वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती बाय दिस रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस ही लिखी हुई है। ठीक है, और दैट्स इट। उसके बाद जो पिगमेंट लेयर है हमारे पास उसमें भी विटामिन ए स्टोर होता है। बेसिकली विटामिन ए रोडोप्सिन में, और जो विजुअल पिगमेंट है दोनों का रॉड्स एंड कोन का वहाँ पर भी स्टोर होता है, और वहाँ पर उसका भी कंपोजिशन में रोल होता है, और ये पिगमेंट एपिथेलियम में भी स्टोर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ क्लिनिकल्स हैं जिसमें सबसे पहला है कि रेटिना की ब्लड सप्लाई। रेटिना की चूंकि 10 लेयर्स हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी 10 लेयर्स, दीज 10 लेयर्स। अब इस 10 लेयर्स में जो लेयर्स एडजेसेंट टू कोरॉइड है, फर्स्ट 1 to 2 लेयर्स को हमारे पास कोरॉइड से ब्लड सप्लाई आती है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर बैरियर होता है। ठीक है, ब्लड रेटिनल बैरियर एक तो कोरॉइड वाली साइड पर होता है, दूसरा रेटिना को ब्लड सप्लाई आ रही होती है जो जो इनर लेयर्स होती हैं रेटिना की, जो नीचे वाली जो गैंग्लियन सेल्स और बाइपोलर सेल वाली लेयर्स हैं, इनको ब्लड सप्लाई आ रही होती है फ्रॉम द सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, उसकी ब्रांचेस से। तो जो उसके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पर भी ब्लड रेटिनल बैरियर बन रहा होता है, तो डिफ्यूजन से अल्टीमेटली इसको जो है वो ब्लड सप्लाई आ रहा होता है जो क्रोइड से और इनर लेयर्स को सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना से। उसके बाद हमारे पास ये बात लिखी हुई है, देन हमारे पास है कि इसकी ब्लड सप्लाई। उसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट एक बहुत कॉमन केस है, क्लिनिकल केस है, जिसमें क्या होता है कि रेटिना की जो पिगमेंट लेयर है वो डिटैच हो जाती है फ्रॉम द न्यूरल लेयर ऑफ रेटिना। न्यूरल लेयर यानी सेंसरी न्यूरल पार्ट जो कि फोटो रिसेप्टर से स्टार्ट होता है, ये दोनों डिटैच हो जाते हैं। और कुछ भी हो सकता है, अगर उस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, पस एक्यूमुलेशन हो गई है, तो सेपरेट हो सकती है। अगर विट्रस बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो पुल कर रही है रेटिना की लेयर्स को, तो उसकी वजह से भी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी कॉजेज लिखी हैं, बाय कॉन्ट्रक्चर ऑफ फाइन कोलेजनस फाइबर इन द विट्रस ह्यूमर, जो कि पुल करते हैं रेटिना को इंटीरियर की तरफ। ठीक है, और अगर ब्लड वगैरह एक्यूमुलेट हो जाए दोनों लेयर्स के दरमियान में तो भी वो सेपरेट हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये नॉर्मली हम इसको मेडिसिन के ज़रिए से कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब अब इम्पेयर्ड हो जाएगी ना लेयर्स, तो जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर्स हैं फोटो रिसेप्टर वाली, उनको ब्लड सप्लाई आ रही थी कोरॉइड से, तो वो ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो गई है, तो वो नेक्रोसिस कॉज कर सकती है। तो जितना जल्दी हम इसको करेंगे उतना बेटर है, वरना ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकते हैं। और अल्टीमेट इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। ये बात होगी। देन हमारे पास है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, जिसमें हमारे पास है रोडोप्सिन रेटिनल विजुअल साइकिल। यानी अब लाइट आपके पास फॉल कर रही है, अब उससे नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे हो रही है, ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन में आता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रॉड्स के केस में हम रोडोप्सिन रेटिनल विजुअल साइकिल कहेंगे, और कैसे रॉड उसमें एक्साइट होते हैं, कैसे वो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगी, तो फिर आप जो है वो पैराग्राफ बुक से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। वी नो कि हमारे पास जो रोडोप्सिन के केस में विजुअल पिगमेंट है दैट इज रोडोप्सिन। रॉड्स के केस में रोडोप्सिन बना होता है दो चीज़ों से मिलकर। ठीक है, एक होता है विटामिन ए। विटामिन ए की ना काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, विटामिन ए की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, रेटिनल होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनोइक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है जो फॉर्म रोडोप्सिन बनाई होती है ना, वो होती है सिज फॉर्म ऑफ रेटिनल। सिज फॉर्म ऑफ रेटिनल। सिज नहीं होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रिमेंबर, ट्रांस होगी तो भी रोडोप्सिन नहीं बनेगा।
तो हमें चाहिए 11 सिस रेटिनल NaL यानी एल्डिहाइड वाली फॉर्म, ऑल होगा तो अल्कोहल होगी और ओइक एसिड होगा तो एसिड होगा, ठीक है। तो हमें एल्डिहाइड वाली फॉर्म चाहिए 11 सिस रेटिनल। उसके अलावा हमें चाहिए एक और प्रोटीन स्कोटॉप्सिन, स्कोटॉप्सिन और 11 सिस रेटिनल मिलेंगे तो रोडॉप्सिन बनेगा। ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन द रॉड्स एंड कोन्स, मैंने आपको बताया। उसके बाद जब इसके ऊपर लाइट एनर्जी फॉल करती है, जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल करेगी तो ये रोडॉप्सिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू बाथोरोडॉप्सिन। जो बाथोरोडॉप्सिन है असल में इसमें लाइट एनर्जी फॉल करके ना उससे इस फॉर्म को जो हमने विटामिन ए की पढ़ी है उसके अंदर होती है वो उसको ट्रांस में कन्वर्ट कर देता है। जब वो ट्रांस में कन्वर्ट कर देता है ना तो वो जो अलहदा हो जाते हैं 11 ट्रांस रेटिनल और स्कोटॉप्सिन अलहदा हो जाते हैं, लेकिन वो रहते एक ही मतलब अभी फुल सेपरेट कंपाउंड्स में नहीं सेपरेट होते, तो वो एक अलग कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम बैथोरोडॉप्सिन कहते हैं, जो कि विद इन नैनो सेकंड्स अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ल्यूमोरोडॉप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है वो विद इन माइक्रो सेकंड्स मेटारोडॉप्सिन में, उसके बाद मेटारोडॉप्सिन 1 देन मेटारोडॉप्सिन 2। मेटारोडॉप्सिन 2 जो है ना दैट इज द कंपाउंड जो कि ये इधर मेटारोडॉप्सिन 2 लिखा हुआ है। मेटारोडॉप्सिन 2 एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ रोडॉप्सिन है, यानी इसने आगे रोडॉप्सिन के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब आप ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, फंक्शंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर तक। जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा उसके बाद ये वापस स्कोटॉप्सिन और ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्कोटॉप्सिन हमारे पास सिंथेसिस में यूज हो जाएगा, देन अगेन रोडॉप्सिन, और जो ऑल ट्रांस रेटिनल है ये डायरेक्टली भी सिस में कन्वर्ट हो सकता है 11 सिस रेटिनल में बाय द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज, और इसके अलावा ये फर्स्ट विटामिन ए में कन्वर्ट होकर देन इनडायरेक्टली भी 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये रेटिनोल से सिस फॉर्म में कन्वर्ट होगा ऑल ट्रांस रेटिनोल से और 11 सिस रेटिनोल में तो रेटिनोल आइसोमेरेज यूज होगा, अगर रेटिनल वाली फॉर्म से जा रहा है तो रेटिनल आइसोमेरेज यूज होगा। तो ये थी हमारे पास रोडॉप्सिन की एक्टिवेशन और रोडॉप्सिन की रीजनरेशन, ठीक है, किस तरह से ये बनता है बन रहा है और किस तरह से ये जो है ये एक्टिवेट हो रहा है और किस तरह से इस पर लाइट फॉल करती है तो एक्ट करता है। तो इन 2 पैराग्राफ्स में ना यही लिखा हुआ है, ठीक है। रिफॉर्मेशन भी हमने पढ़ ली, रोल ऑफ विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन ए नहीं होगा तो रोडॉप्सिन नहीं होगा, ठीक है, रोडॉप्सिन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें 11 सिस फॉर्म चाहिए, वो नहीं बनेगा तो आपके पास जो है वो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन, नाइट विजन, तो वो नहीं होगी एंड पेशेंट विल प्रेजेंट विद नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक दिन विटामिन ए नहीं मिला तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, क्रोनिकली अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी चल रही है तो फिर पेशेंट अल्टीमेटली नाइट ब्लाइंडनेस के साथ प्रेजेंट करेगा। देन हमारे पास अब हमने एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन पढ़ा था ना, अब वो करता क्या है रोडॉप्सिन नॉर्मली। अब इसमें भी हम डायग्राम पर मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम एक दी हुई है, ठीक है। जो रोडॉप्सिन होता है ना हमारे पास वो जब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नॉर्मली जो रॉड्स एंड कोन्स है ना उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक और एक्सेप्शनल बात यहाँ पर क्या है कि जितने भी हमने एक्शन पोटेंशियल जगह पर पढ़ा है, एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है, डीपोलराइजेशन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। लेकिन सिर्फ रॉड्स एंड कोन्स वो वाहिद सेल्स हैं जहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइपर पोलराइजेशन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हम क्या कह रहे थे कि जब ये हमारे पास जो रॉड्स और कोन्स हैं उनकी वॉल्स में हमारे पास साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, CGMP गेटेड सोडियम चैनल्स। ये CGMP गेटेड सोडियम चैनल्स जब साइक्लिक GMP प्रेजेंट होता है तो हमारे पास ये चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आ रहा होता है, ठीक है, सोडियम कंटिन्यूसली अंदर आ रहा होता है। अब ये ओपन कब होते हैं, जब हमारे पास डार्कनेस होती है, लाइट नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट साइक्लिक GMP की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, ये चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आ रहा होता है, आता रहता है, ठीक है, और सोडियम अंदर आएगा, डीपोलराइज स्टेट में रहेगी मेम्ब्रेन और जो है वो इस तरह से डीपोलराइज स्टेट में रहेगी मैम। लेकिन जब लाइट आती है ना तो ये चैनल साइक्लिक GMP की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वो भी अभी हम पढ़ते हैं क्यों कम होती है। तो ये कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब साइक्लिक GMP गेटेड सोडियम चैनल्स भी क्लोज हो जाएंगे। जब वो क्लोज होते हैं तो सोडियम अब सेल के अंदर नहीं आ रहा, सोडियम बाहर रह रहा है, यानी पॉजिटिविटी बाहर रह रही है और अंदर नेगेटिविटी जनरेट हो रही है। तो बाहर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, तो दिस कैन लीड टू हाइपर पोलराइजेशन। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन होती है इन रॉड्स एंड कोन्स, बाकी सारी जगह पर डीपोलराइजेशन होती है। सो दैट्स हाउ हाइपर पोलराइजेशन लीड्स टू एक्शन पोटेंशियल। अब ये होता क्यों है, अगर आप इस पैराग्राफ में पढ़ें तो ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है फिगर 51.7 के आगे नंबर 1 स्टेप, अब ये स्टेप्स बताए हुए हैं। लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द रोडॉप्सिन causing photo activation of electrons in the retinal portion। अब रोडॉप्सिन हमने क्या बताया कि रोडॉप्सिन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, रोडॉप्सिन लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन बना देगा, ठीक है। वो जो एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन है वो कैसे बना है, क्योंकि उसके अंदर जो रोडॉप्सिन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फोटो एक्टिवेशन हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर, उसको एनर्जी मिली है, वो उन्होंने उसको एक्टिवेट कर दिया है और वो एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन में कन्वर्ट हो गया, जो हमने पहले मेटा रोडॉप्सिन 2 पढ़ा है उसमें कन्वर्ट हो गया। ये एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन एक्चुअली क्या करता है, ये भी इस डायग्राम में लिखा हुआ है, इस डायग्राम में। अब ये रोडॉप्सिन क्या करेगा, एक प्रोटीन है जो कि ये सारी प्रोटीन्स इसी की मेम्ब्रेन में लगी हुई हैं,
ठीक है। ये जो रोडोप्सिन है ये जाकर जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन, ये एक जी प्रोटीन है। ये जी प्रोटीन क्या करती है, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है जो कि जिसका नेम है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस। ये साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस, साइक्लिक जीएमपी जो हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होता है, ये उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको कैटालाइज कर देता है इनटू 5 प्राइम जीएमपी। अब पहले साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा था, सोडियम चैनल्स ओपन थे, सोडियम अंदर आया जा रहा था, डार्क स्टेट थी, वो लाइट आई, रोडोप्सिन एक्टिवेट हुआ, उसने जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट किया, उसने साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस को एक्टिवेट किया, उसने साइक्लिक जीएमपी को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू 5 प्राइम जीएमपी। अब साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन सेल में फॉल डाउन कर गई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो सोडियम चैनल्स थे वो क्लोज हो गए हैं। सोडियम चैनल्स की क्लोजिंग की वजह से सोडियम अंदर नहीं आएगा, पॉजिटिविटी अंदर नहीं आएगी, अंदर नेगेटिविटी रिटेन रहेगी, बाहर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, और इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। पहले पोलराइज्ड, देखें जो नॉर्मल मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर नेगेटिव होती है, बाहर पॉजिटिव होती है, इसको हम पोलराइज स्टेट कहते हैं। फिर जब एक्शन पोटेंशियल जो हम बाकी सारे केसेस में पढ़ते हैं कि पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है, नेगेटिविटी बाहर चली जाती है, इसको डीपोलराइज कहते हैं, यानी पोलराइजेशन उसकी, यानी अंदर वाली नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी ने आकर खत्म कर दिया, इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर नेगेटिविटी रह रही है, बाहर पॉजिटिविटी रह रही है, तो यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रही है, यानी उसकी जो पोलराइज स्टेट है वो ज़्यादा हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाइपर पोलराइजेशन। तो इसकी वजह से अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब हम इसके अगर पॉइंट्स को दोबारा पढ़ें तो नंबर 2 पर क्या है, द एक्टिवेटेड रोडोप्सिन स्टिमुलेट्स अ जी प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसड्यूसिन व्हिच देन एक्टिवेट्स अ साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस एन एंजाइम दैट कैटालाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ साइक्लिक जीएमपी टू 5 प्राइम जीएमपी। अब ये जो सी जीएमपी की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, ये क्लोज कर देगी सोडियम चैनल्स को, सोडियम का इनवर्ट करंट कम हो जाएगा, सोडियम आयंस कंटिन्यू टू बी पम्प्ड आउटवर्ड। एक तो इस चीज़ से अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स कम हुआ है। नंबर 2, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है, ये सोडियम जो अंदर पहले से मौजूद है ना, ये उसको भी बाहर निकालने पर लगा हुआ है, यानी अंदर मजीद नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो सोडियम ये वाला भी बाहर पंप हो जाएगा। अच्छा, इसके एक्सचेंज में हमारे पास पोटाशियम अंदर आ रहा है, ये पोटाशियम अंदर पॉजिटिविटी ना क्रिएट करे, इसलिए इसके भी चैनल्स लगे हुए हैं जो कि पोटाशियम सिलेक्टिव चैनल्स हैं, ये सिर्फ पोटाशियम को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। सो दैट्स हाउ हाइपरपोलराइजेशन इज मेंटेन्ड. So thus more sodium ions now leave the rod than leak back in because they are positive ions. Their loss from inside the rod creates increase in negativity inside the membrane, and the greater amount of light energy striking the rod, greater the electronegativity becomes. That is, greater is the degree of hyperpolarization. ठीक है, और आगे वो वैल्यू लिखी हुई है। सो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि किस तरह से हाइपरपोलराइजेशन हो रही है, और जब तक लाइट फॉल करती रहेगी ये चीज़ होती रहेगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि लाइट अगर इतने अर्से तक फॉल कर रही है तो आपके पास जो है वो ये सब होता रहे, ठीक है। एक चीज़ इसको रोकने वाली भी है, वो क्या है कि जब लाइट एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा देर तक फॉल करती रहेगी तो जो रोडोप्सिन है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और जो है वो एक्शन पोटेंशियल फॉल डाउन कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, ये इधर एक पॉइंट में लिखा भी है, विद इन अबाउट 1 सेकेंड एंड अदर एंजाइम रोडोप्सिन काइनेज, रोडोप्सिन ये 5th वाले पॉइंट में, ऊपर वाले सारे पॉइंट सेम है जो मैं बता चुकी हूँ। विद इन अबाउट 1 सेकेंड एंड अदर एंजाइम रोडोप्सिन काइनेज आएगा जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये इनएक्टिवेट कर देगा एक्टिवेटेड रोडोप्सिन को, और एंटायर कैस्केड विल रिवर्स बैक टू नॉर्मल स्टेट विद ओपन सोडियम चैनल्स, ठीक है। तो ये सारी मैकेनिज्म जो है ये हो रहा होता है। उसके बाद है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कलर विजन बाय द कॉन्स। अब कॉन्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, उसमें सारा सेम फिनोमेना है, जस्ट रोडोप्सिन की जगह क्या यूज हो रहे हैं, फोटोप्सिन्स, ठीक है। फोटोप्सिन्स क्या है, दैट आर सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, जो कि कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। हमारे पास कॉन्स के अंदर ना 3 टाइप्स के फोटोप्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेड सेंसिटिव ऑप्सिन्स, ब्लू सेंसिटिव एंड ग्रीन सेंसिटिव। 3 प्राइमरी कलर्स के ना 3 प्राइमरी कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जब स्पेसिफिक कलर की लाइट आती है तो ये एक्टिवेट होते हैं और सेम मैकेनिज्म से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फ़र्क क्या आता है इसमें कि लेट्स सपोज अब हमारे पास तो 3 कलर के रॉड्स हैं, बाकी कलर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसका में फिनोमेना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल येलो कलर है, येलो कलर कौन से 2 कलर्स को मिक्स करें तो बनता है ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। तो इसी तरह जब आपके सामने येलो कलर है एंड योर आइज विल परसीव इट एज येलो बाय combining equal by activating or exciting equal number of blue color cones and equal number of green color cones, ठीक है। दोनों को वो इक्वल नंबर में एक्टिवेट करेंगे और फिर नर्व इम्पल्स जाएगी एंड वी विल परसीव इट एज अ येलो कलर। बाकी सारे कलर्स भी जैसे, क्योंकि 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, बाकी सारे कलर्स इनको मिक्स करने से बनते हैं, तो हमारी आइज में भी सेम फिनोमेना होता है। हम बाकी कलर्स को डिस्टिंग्विश भी डिफरेंट कलर के कोन्स को मिक्स करके कर रहे होते हैं इन स्पेसिफिक अमाउंट्स, ठीक है। उसके अलावा इस पूरे पोर्शन में यही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेटिक रेगुलेशन ऑफ रेटिनल सेंसिटिविटी लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रेटिनल सेंसिटिविटी है, रेटिना की जो सेंसिटिविटी है वो कैसे अडेप्ट करती है इन डार्क लाइट एंड इन डिम लाइट और इन ब्राइट लाइट।
लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन कहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ज़्यादा देर तक एक लाइट ब्राइट रूम में रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, तो क्या होगा, आपके बहुत सारे रोडोप्सिन एक्टिवेट होंगे, बहुत सारे विटामिन ए यूज़ हो जाएगा, सारे रोडोप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है, सब कुछ यूज़ हो जाएगा। तो आपके पास बहुत कम चीज़ें रह जाएंगी, बहुत कम रोडोप्सिन रह जाएगा, बहुत कम अमाउंट में, जो कि इनएक्टिव होगा, ठीक है, जो कि फर्दर लाइट को सेंस कर सकेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट अब पड़ी जा रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, लेकिन आपके पास अब उसको सेंस करने वाले सेल्स ही नहीं है, तो वो लाइट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी उतना जितना वो स्टार्ट में पहुंचाएगी, क्योंकि स्टार्ट में उसने आपके सारे रोडोप्सिन यूज़ कर लिए हैं। ठीक होगी बात। इसको कहते हैं हम लाइट अडेप्टेशन, ठीक है, ये रेटिनल अडेप्टेशन है। इसी तरह अभी हम प्यूपिल अडेप्टेशन की भी बात करेंगे। उसके बाद है डार्क अडेप्टेशन। डार्क अडेप्टेशन कैसे होती है? सेकंड पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि अगर आप डार्कनेस में रहते हैं काफ़ी ज़्यादा देर तक, तो क्या होगा, जो आपका रेटिना है उसके फोटोप्सिन्स बहुत कम यूज़ होंगे, ज़्यादा सारे पड़े होंगे मीन्स योर रेटिना इज़ मोर सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। तो थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। यही वजह है कि जब आप एक बिल्कुल डार्क रूम से एकदम ब्राइट लाइट में जाएंगे तो आपके रेटिना जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव हुआ होता है। हाइपर सेंसिटिव होगा तो वो ब्राइट लाइट फ़ौरन आपको आंखों में थोड़ी सी चुभती है, बिकॉज हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से फ़ौरन वो सेंस हो जाती है, थोड़ी सी भी हो, ठीक है। तो आप एकदम ज़्यादा लाइट में जाएंगे तो फिर वो आपको थोड़ा सा चुभन करती है। सो दैट्स द फिनोमेना बिहाइंड इट, ठीक है। तो दैट्स अबाउट लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। उसके बाद प्यूपिलरी एडेप्टेशन क्या है वो नेक्स्ट पेज में मेंशन्ड है। प्यूपिलरी साइज में कैसे चेंज आता है? जब आप ज़्यादा लाइट में प्रेजेंट है तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? बहुत ज़्यादा लाइट है, अगर आप सारी लाइट को अंदर एंटर होने देंगे तो वो डैमेज कर देगी रेटिना को, तो हमारा प्यूपिल साइज कंस्ट्रिक्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू पास दैट मच अमाउंट ऑफ लाइट इनटू योर आई दैट इज सेफ टू योर आई, ठीक है। और इन केस ऑफ डार्कनेस, अगर आप डार्क रूम में हैं, अंधेरा है, तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है ताकि मिनिमम भी जितनी लाइट आ रही है ना इट शुड पास इन वाया योर प्यूपिल इनटू योर रेटिना, ताकि वो थोड़ी बहुत भी जो है वो पास कर जाए। दैट्स व्हाई प्यूपिल डायलेट्स। तो दीज आर द मैकेनिज्म्स फॉर लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। देन कलर विजन की बात, मैं ये सारे पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इनकी समरी बता दी है, ठीक है। उसके बाद है कलर विजन। कलर विजन का जो फिनोमिना है बेसिक वो मैंने आपको बता दिया है। हमारे पास 3 तरह के कॉन्स होते हैं, जो स्पेसिफिक रेड, ब्लू, ग्रीन होते हैं। इनकी वेवलेंथ रेड वाला रेड वाली वेवलेंथ के लिए स्पेसिफिक होगा, ब्लू वाला ब्लू वाली के लिए, ग्रीन वाला ग्रीन वाली के लिए, ठीक है। और ये सारा फिनोमेना मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद है परसेप्शन ऑफ वाइट लाइट। बाकी सारे कलर्स तो मैंने बता दिए, मिक्सिंग से हो गए। वाइट लाइट कैसे होगी? वाइट लाइट की परसेप्शन ऐसे होती है कि जब आप सारे रेड, ग्रीन, ब्लू कॉन्स को इक्वली स्टिमुलेट करेंगे ना, तो फिर आपको वाइट लाइट की सेंसेशन होगी। सारे कलर्स को मिक्स कर देंगे, फिर आपको परसीव होगा दैट इट इज़ अ वाइट कलर, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि अगर आपके पास कंजेनिटली किसी कलर के कॉन्स मिसिंग है, लाइक रेड कलर कॉन्स नहीं है, ब्लू कलर कॉन्स नहीं है, तो आपको वो रिस्पेक्टिव कलर नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तीनों कलर्स की कलर ब्लाइंडनेस हो दैट इज वेरी रेयर। यूजुअली एक कलर की कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसको हम ट्रिटेनोपिया फॉर रेड, ड्यूट्रोनोपिया कहते हैं फॉर ग्रीन आई गेस, और प्रोटेनोपिया इज फॉर ब्लू। तो इस तरह से हम जो है इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और अ पर्सन विद लॉस ऑफ रेड कोन्स इज नॉन एज प्रोटेनोप। ये इधर लिखा हुआ है, ग्रीन वाला हो तो ड्यूट्रेनोप कहते हैं, और ब्लू वाला हो तो आई थिंक क्या कहते हैं, उसका भी नेम इधर मेंशन्ड है। और अगर अ पर्सन इज स्टेप, अगर रेड और अच्छा, अगर एक पर्सन को स्पेशली इट इज अनेबल, ही इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन, तो उसको हम कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसमें रेड और ग्रीन कॉन्स दोनों मिसिंग हों, ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट इस ब्लॉक में यही सारी बातें हैं। कलर ब्लाइंडनेस मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि ये एक एक्सलिंक्ट रिसेसिव डिसऑर्डर है और वो मेल में कॉमन होता है। उसके बाद ब्लू वीकनेस क्या है? ओनली रेयरली आर ब्लू कॉन्स मिसिंग, यानी यूजुअली रेड और ग्रीन मिसिंग होते हैं, ब्लू वेरी रेयर होता है कि मिसिंग हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लू वीकनेस, ठीक है। अंडर रिप्रेजेंटेड हो तो उसको हम ब्लू वीकनेस कहते हैं, यानी थोड़े से कम हो, पूरे मिसिंग ना हो। उसके बाद हम कलर टेस्ट के लिए जो चार्ट्स यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इशिहारा चार्ट्स। वो कैसे दिखते हैं? इधर उनकी डायग्राम बनी होगी, दिस इज द डायग्राम ऑफ एन इशिहारा चार्ट, जिसमें कलर्स यूज़ होते हैं और आपको इनके अंदर लिखा हुआ ना नंबर आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक फर्स्ट वाले में 74 है, देन 42 है, तो ये यूजुअली मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आगे का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यहाँ तक था, सो दैट्स वाई मैंने सिर्फ यहाँ तक करवाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।